हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर पर कुछ एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चंस और कुछ जेईई मेंस के और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है डिफरेंशियल कैलकुलस को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें बोर्ड पर हमने पहले से लिख लिया है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.3 है। इसमें कह रहा है चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। एक हमें इक्वेशन दी है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू द एम जी एच, और हमसे कहा गया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन की नहीं करेक्ट है। तो दोनों तरफ के डायमेंशन हम रख देते हैं, हर वैल्यू का डायमेंशन हम रख देंगे, और अगर अंत में जो डायमेंशन निकल के आएगा दोनों तरफ का बराबर होगा तो मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए करते हैं। तो हाफ तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। एम को डायमेंशंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। वी का क्या होता है डायमेंशन, एल टी माइनस 1, और देखिए वी का स्क्वायर है तो वी के पूरे डायमेंशन में हम स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू द एम जी एच। एम क्या है, मास, कैपिटल एम। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 2। एच क्या है, हाइट, मतलब इसको नापेंगे लेंथ में। अब देखिए, अब इसमें अगर हम आए तो एम एल 2 और टी माइनस 2 इज इक्वल टू द एम, ये एल और ये एल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल 2 टी माइनस 2। तो आप देखिए दोनों तरफ की डायमेंशनल फार्मूला एकदम करेक्ट है। एम एल 2 टी माइनस 2, इधर भी एम एल 2 टी माइनस 2, दोनों तरफ सेम ही डायमेंशनल फार्मूला है। तो ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब गारंटी नहीं होती कि वो इक्वेशन करेक्ट ही हो सकती है, उसमें मिस्टेक भी हो सकता है। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, रियलिटी में कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि डायमेंशंस में जो ये कांस्टेंट है ये ऐसा डिटरमाइन नहीं हो पाते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.4। तो इसमें हमसे ये पूछा गया, विच वन ऑफ द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट्स। मतलब हमें 5 फार्मूले दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इसमें से कौन से फार्मूला को हम डायरेक्टली कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला नहीं है, सीधा इस बेसिस पे, डायमेंशंस के बेसिस पर। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि ये के जो है काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, उसका एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग जानते हैं। इधर जो क्वांटिटी है अगर उसका डायमेंशनल फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो वो क्वांटिटी जो है उसको हम मतलब कह सकते हैं कि ये फार्मूला हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का। तो एक बार देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का पहला वाला देखते हैं, K इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वही होगा, एनर्जी का जो होता है एम एल 2 टी माइनस 2। अगर किसी को एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं याद है तो उसको याद कर लो, एम एल 2 टी माइनस 2 होता है। अब इधर देखते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एम का क्या होगा, कैपिटल एम स्क्वायर, वी क्या है वेलोसिटी, एल टी माइनस 1, और इसका स्क्वायर देख लेते हैं, एम एल 2 टी माइनस 2 इज इक्वल टू एम 2 ऐसे ही रहेगा, एल 2 हो जाएगा और टी माइनस 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों फार्मूलाज मैच नहीं कर रहे हैं। इसमें देखो L2T माइनस 2 तो मैच कर रहा है, लेकिन ये M2 है यहाँ और यहाँ M है, दोनों तरफ के डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो अगर दोनों तरफ के डायमेंशंस ही सेम नहीं है तो फार्मूला तो पहले गलत हो गया, ये फार्मूला गलत हो गया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। K इज इक्वल टू द एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये फार्मूला कभी भी काइनेटिक एनर्जी का नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर फार्मूला होगा तो डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। दूसरा हमको दिया है k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो k का लिख लेते हैं एम एल 2 टी माइनस 2, ये एनर्जी का हो गया, हाफ कांस्टेंट है, एम वी स्क्वायर, एम
v lt माइनस 1 और इसका स्क्वायर। देखिए k का ml2t माइनस 2, m का m और वेलोसिटी का lt माइनस 1 और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब स्क्वायर। तो सॉल्व करने में क्या आएगा, ml2t माइनस 2, इधर तो वही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा ml2 और ये 2 आएगा तो t माइनस 2। अब देखें तो दोनों तरफ जो डायमेंशनल फार्मूला एकदम सेम है, ml2t माइनस 2 ml2t माइनस 2। तो मतलब ये जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो मतलब ये फार्मूला हो सकता है क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट है। इसको तो हमने बाहर कर दिया है तो हो ही नहीं सकता। अब तीसरा देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द ma। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फिर ml2t माइनस 2। m क्या है, मास, और a एक्सीलरेशन मतलब lt माइनस 2। देखिए मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, इधर mlt माइनस 2 है, इधर ml2t माइनस 2 है, मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये वाला भी गलत है। अब हम इस पे आते हैं, k इक्वल्स टू 3/16 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ml2t माइनस 2, 3/16 की कोई कांस्टेंट है m का, कैपिटल M, v2 मतलब lt माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ml2t माइनस 2 इज इक्वल टू m, ये अंदर आएगा तो l2 और t माइनस 2 हो जाएगा, मैच कर रहा है, देखिए एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ml2t माइनस 2 ml2t माइनस 2, मतलब ये फार्मूला हो सकता है। ई नंबर देखते हैं, ई नंबर में हम लोग सीधा सीधा देखते हैं, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस ma, ये फार्मूला है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस ma। तो पहला तो रूल ये होता है कि अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही तो इनका डायमेंशन सेम ही होना चाहिए, तो इन दोनों का डायमेंशन देख लेते हैं सेम है कि नहीं है। mv स्क्वायर, m का m, v का lt माइनस 1 और इसका स्क्वायर, ये मास है, एक्सीलरेशन मतलब lt माइनस 2, देखिए ml2t माइनस 2 और इसका क्या है mlt माइनस 2, मतलब ये जो दो क्वांटिटीज ऐड हो रहे हैं इनका खुद का डायमेंशन अलग अलग है। और हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जानते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो उनका डायमेंशन सेम होना बहुत जरूरी है। अगर डायमेंशन अलग है तो ऐड या सब्सट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, तो ये तो सीधा ही गलत हो गया। इसमें जो दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं उनका खुद का ही डायमेंशन अलग है, तो ये तो सीधा गलत हो गया। तो हमसे ये कहा गया कि किसको हम रूल आउट कर सकते हैं, तो हम पहले को, तीसरे को और पांचवें को रूल आउट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये तो होंगे ही नहीं। चांस किसके हैं, बी के और डी के होने के, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला तो इसका भी करेक्ट है और इसका भी करेक्ट है, लेकिन दोनों में कांस्टेंट अलग अलग है और ये कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अलग यूज करना पड़ेगा और वो हम लोग फ्यूचर में सीखेंगे। मतलब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन जो फाइनली होता है वो ये होता है हाफ mv स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.10। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.10। इसमें हमसे कहा गया है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ नंबर्स हमें दिए हैं और हमें बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ए नंबर देखते हैं। ए में हमें क्या दिया है 0.007 मीटर स्क्वायर, ये हमें एक क्वांटिटी दी है, हमें बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे ये जो है ये नॉन रिलेवेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो जीरोज होते हैं वो या तो टू नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर हो तो जो हमारा पहला नंबर है वो है 0.007 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
तो देखिए रूल क्या कहता है कि अगर कुछ जीरोज हैं, मतलब अगर कोई नंबर है जो 1 से छोटा है, तो उसमें जो भी जीरोज डेसिमल के बाद होंगे लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे या नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है और इसका तो कोई मतलब नहीं, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 1 से कम है तो उसमें पॉइंट के इधर जितने भी जीरो होते हैं वो तो नॉन सिग्निफिकेंट ही होते हैं। ये दोनों भी इनसिग्निफिकेंट, ये भी इनसिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24, 2.64 इंटू 10 की पावर 24 और केजी। तो ऐसी क्वांटिटीज में जिनको साइंटिफिक नोटेशन, ये कैसी लिखी है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखी है, इनमें तो निकालना बहुत आसान होता है सिग्निफिकेंट फिगर। कितने, 1 2 3, क्योंकि तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं और जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो तो नॉन सिग्निफिकेंट ही होते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने हैं, 3 हैं। अब सी में आते हैं। सी में क्या कह रहा है, 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर -3। तो ये दिया है हमें। तो सबसे पहले इसमें 1 2 3, ये तो 3 डिजिट्स जो हैं ये नॉन जीरो हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट ही होंगे। और एक ये जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, आखिरी में जो जीरोज होते हैं, वो अगर डेसिमल, मतलब किसी भी नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट लगा है तो जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये 3 तो सिग्निफिकेंट है नहीं, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 हो गए। इस पे आते हैं डी नंबर पे। डी में क्या है, 6.320 जूल। तो इसमें देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट, पहले तो नॉन जीरो 1 2 3, ये तो नॉन जीरो है। ये जीरो डेसिमल लगा है, तो डेसिमल लगने के बाद जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट, तो ये भी सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें देख लेते हैं। इसमें देखते हैं ई में 6.032 न्यूटन मीटर -2। तो इसमें नॉन जीरो 1 2 3, ये तो तीनों सिग्निफिकेंट है ही है। ये जीरो, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो देखो ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट है। मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हम आते हैं अपने आखिरी नंबर पर, क्या है 0.000 60 32 60 और 32। तो अगर हम इसमें देखें 0.000 60 32, तो ये नंबर 1 से छोटा है, और अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो इधर के तो सारे डिजिट्स नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये देखिए डेसिमल के राइट साइड है लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड है, तो ये तो सारे इनसिग्निफिकेंट हो गए। अब सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1 2 3, ये तो सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। कोई भी जीरो अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 1 2 3 4। इसमें कितने, 4। तो पहले में सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, दूसरे में 3 है, फिर बाकी लास्ट में चारों में 4 4 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेईई मेंस 2019 का। इसमें पूछा गया है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 kg पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट में डेंसिटी दी है वो है 128 kg पर मीटर क्यूब। इन सर्टेन यूनिट्स, मतलब किसी दूसरी यूनिट में, इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। जो दूसरी यूनिट हमने ली है उसमें लेंथ की यूनिट हमने क्या माना है, 25 सेंटीमीटर, मतलब एक यूनिट लेंथ 25 सेंटीमीटर। एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, और जो यूनिट ऑफ मास माना है वो 50 ग्राम है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज। तो अब हमको इस ये जो नेक्स्ट यूनिट हमने माना है इसके हिसाब से बताना है कि डेंसिटी की कितनी वैल्यू निकल करके आएगी। मतलब इसमें एसआई यूनिट पे तो इन्होंने दे ही दी है 128 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन अगर हम केजी को, मतलब मास यूनिट केजी ना लेकर के 50 ग्राम लें, और यहाँ जो मीटर, जो लेंथ की यूनिट इन्होंने मीटर ली वो ना लेकर के 25 सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ ले लें,
तो यहाँ 128 की जगह क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो जो पहली चीज हम लोगों को दी है वो है डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी इज इक्वल टू द 128 kg पर मीटर क्यूब। जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी है, इन सर्टेन मतलब दूसरी यूनिट में जो हम लेंथ ले रहे हैं वो 25 सेंटीमीटर ले रहे हैं और जो मास ले रहे हैं वो 50 ग्राम ले रहे हैं। और हमको डेंसिटी निकालना है और चार ऑप्शंस जो दिए हमारे आंसर में, ए इज इक्वल टू पहला ऑप्शन ए 40, दूसरा ऑप्शन बी में क्या दिया है 16, सी में 640 और डी में 410। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए इससे इस टाइप के क्वेश्चंस का एक रूल होता है, उसी पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका रूल होता है N1 U1 इज इक्वल टू द N2 U2। मतलब किसी एक यूनिट में अगर मान लो कोई U1 एक कोई यूनिट है, उसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू N1 दी है, तो जो U2 यूनिट होगी उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू N2 होगी। इसको देखते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे लिखते हैं 1 kg, तो ये 1 क्या है, ये N1 है, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। kg क्या है, यूनिट है U1। अब मान लो हम इसको ग्राम में बदलना चाहते हैं, मतलब जो दूसरी यूनिट होगी हमारी वो ग्राम होगी, तो ये क्या होगा, ये U2 हो गई। तो हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ये क्या करनी पड़ेगी, यहाँ 1 थी तो यहाँ 1000 करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा N2। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये रूल बहुत प्रॉफिटेबल है, इसी रूल के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अब हम इस रूल को अपने इस क्वेश्चन में लगाते हैं। तो N1 U1, तो पहली N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 128 हमको दी है, 128। U1 मतलब यूनिट क्या है, kg अपान मीटर क्यूब। N2 ही हमको निकालना है, दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको निकालना है। और U2 दूसरी यूनिट क्या दी है, तो यूनिट हमको लेंथ में दी है 25 सेंटीमीटर और मास में 50 ग्राम। देखो ऊपर केजी है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 50 ग्राम, और नीचे मीटर क्यूब है तो लेंथ की यूनिट यहाँ क्या ली है हमने 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसको समझिए, यहाँ केजी पर मीटर क्यूब है, तो केजी यहाँ पर एक यूनिट मतलब जो यूनिट है मास की वो केजी ली है, यहाँ पे हमने यूनिट मास की 50 ग्राम ली है, इसलिए ये लिखा। यहाँ पर लेंथ की यूनिट हमने मीटर ली है और यहाँ पर लेंथ की यूनिट जो है हमने 25 सेंटीमीटर ली है, इसलिए यहाँ मीटर की क्यूब है तो यहाँ 25 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब बस कुछ नहीं बचा है, बस N2 को एक साइड कर लेना है और बाकी सारी यूनिट्स हम मतलब जितनी क्वांटिटीज हम एक साइड करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। N2, अब इसको 25 सेंटीमीटर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 128 kg मल्टीप्लाइड बाय 25 सेंटीमीटर क्यूब अपान N2 के हमने बाहर लिया तो ये मल्टीप्लाई है, नीचे क्या बचा मीटर क्यूब अपान 50 ग्राम, मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 50 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं कुछ यूनिट्स डिफरेंट है, यहाँ केजी है यहाँ ग्राम है, इस केजी को भी हम ग्राम में बदल देंगे, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। चलिए देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। 128 केजी को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं सिंपली। 25 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 और सेंटीमीटर क्यूब अपान नीचे क्या है मीटर क्यूब, तो मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर तो लिख ही सकते हैं और इसका क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 50 ग्राम। अब देखिए ग्राम से ग्राम काट दीजिए, 0 से 0, 5 से 2 जा तो ये 20, ये पूरा कट के 20 आ जाएगा। फिर ये क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 और सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया,
ऊपर 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 है, तो इस 25 से ये 4, इस 25 से ये 4 और इस 25 से ये 100 4 और उनको क्या बचा 4 4 4। तो इसको हम लिख लेते हैं, नहीं ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब n2 इज इक्वल टू बचा क्या है, ऊपर 128 बचा है मल्टीप्लाइड बाई 20 बचा है और नीचे क्या बचा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। सिंपल है, 4 5 जा 20, 4 इससे काटे तो ये क्या जाएगा 4 3 जा 4 2 जा, तो अब क्या बचा 32/4। तो 4 से कितना जाएगा 4 8, सॉरी ये 5 भी बचा है मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 से 8 गया, अब 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 40। हमारा आंसर कितना है 40। n2 क्या निकल के आया 40। तो मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो दूसरी यूनिट्स में जो हमने नापा है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 40 आएगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 40। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस का था 2019 का। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेईई मेंस 2025 का है और इसमें हमसे पूछा गया है कि हमको फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/μ0 सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। 1/μ0 का डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें μ0 का अगर डायमेंशनल फार्मूला पता हो और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला पता हो तो हम आसानी से यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। तो पहले μ0 का पता करते हैं। तो उसके लिए हमें μ0 से रिलेटेड कोई फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू द μ0/4 I1 I2/R। ये फार्मूला कैसे आया, सपोज दैट दो वायर, एक वायर में करंट जा रहा है I1, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है I2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R और ये दोनों इनफाइनाइट लंबे वायर हैं और ये पैरेलल हैं और स्ट्रेट भी हैं एकदम, और ऐसी कंडीशन है। तो जो फोर्स आएगी पर यूनिट लेंथ वो निकल करके आएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू द μ0/4 I1 I2/R। ये फार्मूला होता है। तो यहां से हम μ0 का जो है डायमेंशनल फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स पहले लिख लेते हैं mLT-2/L। μ0 का तो हमें निकालना ही है, μ0 4 को नहीं लिखेगा, वो कांस्टेंट है, उससे मतलब है। I1 I2 I2, क्योंकि I1 भी करंट है I2 भी करंट है तो उसको दोनों का सिंबल तो I ही रहेगा I2, और R क्या है डिस्टेंस, तो इसका L। अब μ0 का हमें निकालना है तो हम इसका सिंपली क्या कर सकते हैं, μ0 को एक साइड कर लेते हैं। μ0 को हमने किया एक साइड और इस L से देखिए इस L को काट सकते हैं, L से L काट गया तो इधर क्या बचेगा mt-2, इधर बचा mt-2, μ0 इधर ही है, L इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर I2 है तो ये नीचे आ जाएगा। देखिए सिंपली μ0 अपनी जगह पर, L को इधर मल्टीप्लाई किया, I2 नीचे आ गया और इस L से L कट गया। अब μ0 के अगर हम फार्मूला निकालें तो इसको क्या μ0 इज इक्वल टू द mLT-2, ये तो सीधा है mLT-2 और I ऊपर जाकर के -2 बनेगा। तो μ0 का फार्मूला हमने निकाल लिया। अब हम एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला के लिए जो हमारे पास फार्मूला है बेसिकली, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो यहां से हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मतलब डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो सबके रख देते हैं अपने अपने फार्मूले। एप्सिलॉन नॉट को एक काम करते हैं, इधर ले लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2/FR²। इस 4 पाई को हमने ड्रॉप कर दिया, वो कांस्टेंट है। देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, F इधर आ जाएगा, FR², ऊपर Q1 Q2 तो सीधा है। चार्ज मल्टीप्लाई बाई चार्ज, तो चार्ज का जो है हमने क्वांटिटी क्या ली थी
चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, आई टी, और दो चार्ज है तो आई टी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, फोर्स, एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर है मतलब एल टू। बस अब हमको यही सॉल्व करना है, आई टू टी टू अपान एम एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा टी माइनस टू। चलिए इधर कर लेते हैं, एम ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, अब एप्सिलॉन नॉट की सीधा डायमेंशनल फार्मूला पे आते हैं। एम ऊपर गया एम माइनस वन, एल क्यूब है एल माइनस थ्री हो जाएगा, टी माइनस टू है ऊपर जाके प्लस टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टी की पावर फोर, क्योंकि प्लस टू तो ऊपर से पहले से है, ये जाएगा तो प्लस फोर हो जाएगा, आई टू ही रहेगा। अब हमको देखिए एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू मिल गई और म्यू नॉट का भी डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। हमको निकालना क्या था, वन अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो वन को एज इट इज रखते हैं ऊपर, वन म्यू नॉट एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर आई टू। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर, कुछ चीजें सीधा कट जाएंगे, आई टू से आई की पावर माइनस टू सीधा कट जाएगा, देखिए एम से एम की पावर माइनस वन सीधा कट जाएगी, और कुछ कट रहा है, हाँ लेंथ, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा। तो क्या बचा, वन अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू द वन अपान, यहां से देखिए एक एल यहां है एक एल माइनस थ्री है तो बचेगा क्या, एल माइनस टू। यहां से देखिए टी माइनस टू है और टी फोर है तो बचेगा क्या, टी टू, और तो सब कट चुका है, बस यही बचा है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एल माइनस टू ऊपर जाएगा तो एल टू हो जाएगा अपान टी टू, ये आएगा हमारा आंसर। एल माइनस टू को ऊपर ले जाओ, एल टू अपान टी टू, तो ये हमारा आंसर आएगा फाइनली। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है जेईई मेंस 2024 में पूछा गया है। इसमें हमको एक फार्मूला दिया है P प्लस ए अपान बी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये जो फार्मूला है जिन लोगों ने इसको पढ़ा होगा वो जानते हैं, इसको हम वान डर वाल्स इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो अभी 11th में आगे इसको पढ़ेंगे, आगे चल करके ये फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो P है वो प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, और ये V भी वॉल्यूम है, और ये R एक कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, A और B कोई कांस्टेंट है, इनका हमें डायमेंशंस निकालना पड़ेगा। और हमको फाइनली कहा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ AB इनवर्स, इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो AB इनवर्स का डायमेंशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम A का डायमेंशन फाइंड कर लें और B का फाइंड कर लें तो AB इनवर्स का आसानी से फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले A का डायमेंशन हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से अगर हम देखें P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पढ़ा है कि अगर किसी चीज में कोई चीज ऐड हो रही है तो उन दोनों का डायमेंशन सेम ही होना चाहिए, मतलब प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वही ए अपान वी स्क्वायर का भी होगा। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल टू, एल से ये कट गया, क्या बचा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये है प्रेशर का। और यही ए अपान बी स्क्वायर का भी होना चाहिए, यही होना चाहिए ए अपान बी स्क्वायर। बी क्या है, वॉल्यूम, मतलब एल क्यूब, और उस वॉल्यूम का भी स्क्वायर मतलब एल क्यूब का भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा एल की पावर 6 और इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब ए इज इक्वल टू द एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और एल की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बचेगा, m तो एज इट इज रहेगा। l में देखिए यहाँ प्लस 6 है, माइनस 1 तो l की पावर 5 हो जाएगी, और t की पावर माइनस 2 ही रहेगी। तो हमने a का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया है, इधर हम इसको लिख लेते हैं। a का हमने क्या निकाला, m l 5
टी माइनस टू। ए का निकाल लिया, अब हम चलते हैं बी में। बी में देखिए v माइनस बी, जो v का होगा वही b का डायमेंशनल फार्मूला होगा। v क्या है, वॉल्यूम है, तो v अगर वॉल्यूम है तो b का डायमेंशनल फार्मूला भी वॉल्यूम का ही होगा। तो b का सीधा सीधा लिख देते हैं, वॉल्यूम का क्या होता है L Q। अब a b इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले a मल्टीप्लाइड में b इनवर्स निकालना है, तो b इनवर्स भी लिख लेते हैं ना यहाँ से। अगर b l की पावर 3 है तो b इनवर्स क्या हो जाएगा, l की पावर माइनस 3 हो जाएगा सिंपली। अब a b इनवर्स निकालना है, तो a क्या है m l की पावर 5 t की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई a हमने लिख लिया। b इनवर्स हमने क्या निकाला l माइनस 3। अब देखिए m का कोई टर्म है नहीं, सिर्फ एक ही है, तो हम m लिख लेंगे। l 5 है, यहाँ l की पावर माइनस 3 है, तो माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगी l की पावर 2 बचेगी और t की पावर माइनस 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। ये क्या है, a b इनवर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ये निकल करके आया। और यही हमसे पूछा था कि a b इनवर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, तो a b इनवर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल के आया, ml2t माइनस 2। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो फार्मूला है यही एनर्जी का है। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2t माइनस 2। तो स्टूडेंट्स आज इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, कल हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। तो स्टूडेंट्स ठीक है, फिर कल मिलते हैं, पढ़ते रहिए, लगे रहिए।